हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारा तीसरा एमसीक्यू सेट है कंप्यूटर्स का। अभी तक स्टैटिस्टिक्स के 3 एमसीक्यू सेट हुए हैं और कंप्यूटर्स के भी साथ साथ आज तीसरा एमसीक्यू सेट है। अगर आप लोगों को मेरे एमसीक्यूज़ पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है हमारे वीडियोस। ठीक है, मैं एमसीक्यूज़ जो आपके लिए तैयार करता हूँ इस तरह से तैयार करता हूँ ताकि पूरा टॉपिक जो है वो रिवाइज हो जाए। आज भी जो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का आपको अब देखेंगे आज एमसीक्यू सेट, आपको लगेगा कि सारा जो अभी तक हमने पढ़ा है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में या बेसिक सॉफ्टवेयर टर्म्स में वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। और एक बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं, मुझे टेक्स्ट करते हैं कि सर हम मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, जो है पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, कभी कभी उधर दिमाग जाता है, कभी इधर दिमाग जाता है, तो हम क्या करें? प्लीज़ हमें बताएं कि किस तरह से हम फोकस्ड रहें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं। मैंने आपको एक बार मोटिवेट किया, दूसरी बार मोटिवेट किया, लेकिन बार बार मैं अगर आपको मोटिवेट करता रहूँगा तो आप एडिक्टेड हो जाओगे इस मोटिवेशन के से। ठीक है, आप आदी बन जाओगे इस मोटिवेशन से। ये मोटिवेशन जो है ना, ये आपको अंदर से लानी है। लुक अराउंड द सर्कमस्टेंसेस, आपके इर्द गिर्द क्या कंडीशंस है, आपके फैमिली कंडीशंस कैसे हैं, आपकी फैमिली सिचुएशंस कैसे हैं, आपके इर्द गिर्द जो दोस्त वगैरह हैं वो कैसे हैं। आप अगर किसी दोस्त के घर जाते हैं तो कहीं आपको वहाँ दोस्त के पेरेंट्स ये तो नहीं पूछते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हैं बेटा, क्या जॉब लगी है आपकी? तो ये सभी सवालों का जवाब आपके इस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में ही है। ठीक है, तो एक ही है आपके पास, एक टास्क है, इस टास्क को आप फुलफिल करोगे अच्छी तरह से। कोई भी प्लान बी ना रखे जहन में। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि आपको जो है सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस रखना है, वो है कि मुझे एग्ज़ाम अभी क्वालिफाई करना है। ठीक है, बाकी सभी चीज़ों को ब्लर करें। अच्छा, परेशान क्या करते हैं चीज़ों को? दो चीज़ें जो मैंने अभी तक को ब्रेक किया है कोड, वो ये है, दो चीज़ों से इंसान परेशान होता है। एक ये कि जब पहले ही आप रिजल्ट के बारे में सोचते हो। ठीक है, पहले आप रिजल्ट के बारे में सोचते हो कि मैं हो जाऊंगा, सिलेक्ट नहीं हो जाऊंगा, अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो फिर क्या करूंगा, फिर मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, फिर फ्रेंड्स को क्या बताऊंगा। ये चीज़ आपको हमेशा जो है परेशान करती रहेगी अगर आप इसके बारे में सोचना ना छोड़ दें। ठीक है, तो पहली चीज़ आपने ये करनी है कि आपने अभी अपना बेस्ट देना है, कि नहीं मुझे अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है, जितनी मुझसे कोशिश हो सकती है मैं करूँगा। ठीक है, मैं कोई भी गुंजाइश कल नहीं छोड़ूंगा जहाँ मुझे रिग्रेट रहे कि काश 1% जो मेरा रह गया वो 1% मैंने दिया होता। नहीं, अगर 100 मुझे देना है मैं 110% दूंगा अपना, लेकिन मुझे अपने आप को कोई रिग्रेट नहीं रखना है। ये रिजल्ट जो है ना, ये रिजल्ट जो है बाद में और ऊपर वाले के हाथ में, आपको ऊपर वाला कभी भी जो है मायूस नहीं करेगा, कभी भी ऊपर वाले। आप अगर आप इस चीज़ की तरह देख के अपने जो प्रिपरेशंस हैं उनको धीमा कर रहे हैं, तो आप ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स को जो है दुत्कार रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स अनलिमिटेड है। जब आप मेहनत करेंगे, जब आप अपना 110% देंगे, तो आपका ईश्वर, आपका अल्लाह आपको बिल्कुल मायूस नहीं करेगा। पहली बात। दूसरी बात, आपको परेशान क्या करती है ये कि आप परेशान होने की वजह से जो है अपनी प्रिपरेशंस में ढीलापन छोड़ देते हैं। जब आप प्रिपरेशंस में ढीलापन, आज मैं परेशान हूँ तो मैंने आज के 3 घंटे नहीं पढ़े, कल भी परेशान हूँ, कल के 3 घंटे भी नहीं पढ़े। इस वजह से आपका क्या होता है, आपका लोड बढ़ जाता है, सिलेबस का लोड बढ़ जाता है, रिविजन्स का लोड बढ़ जाता है। ये लोड जो बढ़ जाता है ना, ये आपको परेशान करता है। मैं आपको बता दूं इस लोड को कैसे कम करेंगे। अगर आपने हर दिन 3 घंटे पढ़ने हैं और एमसीक्यू सेट करने हैं, 3 से 4 एमसीक्यू सेट करने हैं, तो आपने वो 3 घंटे हर रोज़ पढ़ने हैं और ये 4 एमसीक्यू सेट हर रोज़ पढ़ने हैं, चाहे कुछ भी हो। अगर किसी दिन ज़्यादा मजबूरी हो, नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरे दिन आपको 3 के बजाय 6 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन इस लोड को कम करना है। जो ही आप इस लोड को कम करते जाओगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा नहीं, आपका अपने अपने कॉन्फिडेंस आ जाएगी। ठीक है, जब तक ये नहीं होता है तब तक आपको इसको फेक करना है। यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट। अपने आपको फेक कॉन्फिडेंस देनी है कि नहीं, मुझसे बेहतर है ही नहीं कोई, मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं है मेरे कंपटीशन में, मुझे पता है मैं सबसे बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट। ये अपने आप को फेक करके बताना है। ठीक है, फेक इट टिल यू मेक इट। जब आप एक बार आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो जाएंगे ना, जब आपका होल्ड बन जाएगा सब्जेक्ट्स में, तब आपको फेक करने की जरूरत नहीं है, तब ऑटोमेटिकली आपको वो कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। यकीन के राह पे चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने जगह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम पे बहक गए। तो अपने आप को ये यकीन देना है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, कोई मेरे साथ कम्पीट कर ही नहीं सकता है। अपने आप को ये कॉन्फिडेंस देनी है अपने आप को। ठीक है, और रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। आपके जो 3 घंटे हैं उनको हर रोज़ पढ़ना है, जितने घंटे आप पढ़ते हैं उतने घंटे हर रोज़ पढ़े, किसी दिन स्किप ना करें, उसी वजह से आपकी परेशानी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए ज़्यादा ना बातें ना करते हुए आज के एमसीक्यू सेट पे जाते हैं। आज के एमसीक्यू सेट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 इज ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स
or softwares that solve specific problems or specific type of jobs is called। ऐसे ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम्स जो किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क को सॉल्व करते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब्स को सॉल्व करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज सुपर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी इज एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इज सॉफ्टवेयर पैकेज, ऑप्शन डी इज कलेक्टिव सॉफ्टवेयर। आपके सामने चार ऑप्शंस है, आप देख लीजिए कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इन चारों में से। तो मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर होता है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स प्लस एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स। ये मैंने सॉफ्टवेयर की डिफिनेशन आपको बताया, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स प्लस एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स। लेकिन मैंने आपको सॉफ्टवेयर पैकेज के बारे में बताया था कि सॉफ्टवेयर पैकेज इज ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स मीन्ड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब्स। तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। इसकी एग्जांपल है आपके पास MS ऑफिस, ठीक है, ये आपके पास सॉफ्टवेयर पैकेज की एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड यूजर सॉफ्टवेयर। एंड यूजर सॉफ्टवेयर किस सॉफ्टवेयर को कहते हैं? ऑप्शन ए इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। एंड यूजर सॉफ्टवेयर किस सॉफ्टवेयर को कहते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये सिस्टम अपने लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये यूज़र इस्तेमाल करता है, इसलिए इसको कभी कभी एंड यूज़र सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स लाइक लिंकर, लोडर, डिबगर एंड आर समटाइम्स कैटेगराइज्ड एज। हमारे पास कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स है, जैसे लिंकर हो, लोडर हो या डिबगर हो, इनको क्या कहते हैं? कभी कभी इनको दूसरा ना इनको एक कैटेगरी में, अलग कैटेगरी में डाला जाता है। किस कैटेगरी में? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास लिंकर, लोडर या डिबगर है, इनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी कहते हैं। लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कुछ बुक्स जो है या बहुत सारे बुक्स जो है वो इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट मानते हैं, इसलिए आप इस ऑप्शन पे ना जाएं, क्योंकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ओनली। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़े से टफ लग रहे हैं, एक बार वापस जाएं, जो मैंने आपको पढ़ाया है सिर्फ उसको रिवाइज करें, आपको पता चल जाएगा ये सब कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 4 इज टर्म बग और डीबगिंग वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय। किसने टर्म बग या डीबगिंग इंट्रोड्यूस की थी पहली बार, या हु गेव द टर्म बग और डीबगिंग? ऑप्शन ए इज ग्रेस हॉपर, ऑप्शन बी इज एडा लोलेक, ऑप्शन सी इज डेनिस रिची, ऑप्शन डी इज स्ट्रासरोप। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास डेनिस रिची है, इन्होंने सी लैंग्वेज दी थी, स्ट्रासरोप ने C++ लैंग्वेज दी थी, ठीक है। ये जो ग्रेस हॉपर है हमारे पास, इनको हम मदर ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कंप्यूटर भी कहते हैं। तो इन्होंने ही पहली बार टर्म बग या डीबगिंग दिया था। ग्रेस हॉपर हैज गिवन द टर्म बग और डीबगिंग। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। डिस्क डबलर इज द नेम गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। इनमें से किस सॉफ्टवेयर को कभी कभी डिस्क डबलर भी कहते हैं? ऑप्शन ए डिस्क कंप्रेसर, ऑप्शन बी इज डिस्क फ्रैगमेंटर, ऑप्शन सी इज डिस्क ट्री फ्रैगमेंटर, ऑप्शन डी इज डीफ्रैगलर। देखिए हमारे पास जो पहला ऑप्शन है डिस्क कंप्रेसर, ये हमारे पास राइट ऑप्शन है, क्योंकि डिस्क डबलर इसी को कहते हैं। कंप्रेसर क्या करता है, बड़ी फाइल्स जो होती हैं उनको कंप्रेस करके छोटी फाइल्स बना देता है, ठीक है। तो इसी को हम कभी कभी डिस्क डबलर भी कहते हैं। डिस्क फ्रैगमेंटर जो है, ये फ्रैगमेंट्स में बड़ी, अगर हमारे पास कोई बड़ी फाइल होगी उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है ताकि ये मेमोरी में एडजस्ट हो जाए, और अगर उसको वापस करना होगा, स्प्लिटेड पार्ट्स को वापस एक साथ करना होगा, तो उसके लिए डीफ्रैगमेंटर हम यूज़ करते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स को वापस एक साथ करता है और उसके बाद एक कंप्लीट फाइल बनाता है। डीफ्रैगलर को ही डीफ्रैगमेंटर भी कहते हैं, ठीक है। डिस्क फ्रैगमेंटर डीफ्रैगमेंटर कहते हैं। सो दीज टू आर सेम। तो हमारे पास डिस्क डबलर जो है, डिस्क डबलर डिस्क कंप्रेसर को कहते हैं।
5 क्वेश्चन हुए। अगर आपको अभी भी मुश्किल लग रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, वापस जाए उन नोट्स पे जो मैंने आपको पढ़ाया है। अगर अभी तक आप मेरे कंप्यूटर के लेक्चर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ वापस जाके एक रिवीजन एटलीस्ट करें, फिर आपको पछताना ना पड़े कि हमने उसको रिवाइज़ क्यों नहीं किया। क्योंकि मैंने इस बार आपको कंप्यूटर पढ़ाने में दिलो जान लगाया है। अगर आप उसका फ़ायदा नहीं उठाओगे तो मुझे अफसोस होगा। इसलिए नहीं कि आप जो है उसमें व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, बल्कि इसलिए कि मैंने उसमें मेहनत लगाई और उसमें हम मेहनत का एटलीस्ट फ़ायदा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क डज द लिंकर परफॉर्म? लिंकर कौन कौन से टास्क को परफॉर्म करता है? ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज कंबाइंस ऑब्जेक्ट फाइल्स, स्टेटमेंट 2 is links DLL and other files, statement 3 is loads executable file into memory, statement 4 is prepare a complete executable file। ये आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपने बताना है लिंकर के रिलेटेड इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए इज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, that is combines object files and links DL and other files. Option B is first, second and third, combines object files, links DLL files and loads executable file in memory. Option C is first, second and fourth. Option D is all the statements are correct. ऐसे क्वेश्चंस भी कभी एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आपको लंबा लगता है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे लेक्चर्स को अच्छी तरह से फॉलो किया है तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर सही आंसर करोगे। मुझे बड़ा अफसोस होगा अगर आप इसको मेरे लेक्चर्स को फॉलो करने के बाद इस क्वेश्चन को सही आंसर नहीं करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क डज लिंकर परफॉर्म? तो लिंकर मैंने आपको बताया था, लिंकर जो है ये एक ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। जब भी हम देखें क्या होता है, ये हमारे पास प्रोग्राम है, मैंने इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा। कंपाइलर इसको क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट फाइल में बनाता है, ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, यानी कि जो प्रोसेसर समझ सके। आप अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं इसको मशीन रीडेबल फॉर्म में बनाता है। जो ही इसको मशीन रीडेबल फॉर्म में बनाता है उससे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। क्या कहते हैं उसे हम? ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल, और उसके साथ साथ कुछ लाइब्रेरी फाइल्स भी होते हैं, लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, या कुछ डेटा लिंक फाइल्स होते हैं, डेटा लिंक लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं। ये सभी फाइल्स को लिंक करता है, एक साथ जोड़ देता है, ठीक है। और जब एक साथ जोड़ देता है उसी को हम कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। यानी कि ये अब एक ऐसी फाइल बन गई है, इसमें ऑब्जेक्ट फाइल भी है, ऑब्जेक्ट कोड भी है, इसमें ये जो है DLL फाइल्स भी है, इसमें बाकी लाइब्रेरी फाइल्स भी है। इनको साथ में एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल वो फाइल होती है जो अब प्रोसेसर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। यहाँ तक आपको तैयार करके देता है आपका लिंकर। चलिए अब जाते हैं क्वेश्चन पे, यानी कि कंबाइन करता है ऑब्जेक्ट फाइल्स पे। क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट सही है। लिंक्स DLL एंड अदर फाइल्स, ठीक है, DLL फाइल्स और लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करता है। लोड्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू द मेमोरी, इसको भी आप ऐसे रखें। प्रिपेयर्स द कंप्लीट एग्जीक्यूटेबल फाइल, यही कंप्लीट एग्जीक्यूटेबल फाइल तैयार करके देता है। क्योंकि एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है? वो फाइल जिसको प्रोसेसर डायरेक्टली आप जो है एग्जीक्यूट कर सकता है, क्योंकि प्रोसेसर सिर्फ आपकी मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो आप उसको देते हैं ऑब्जेक्ट फाइल प्लस DLL फाइल्स, यानी कि डेटा लिंक लाइब्रेरी फाइल्स प्लस अदर लाइब्रेरी फाइल्स, ठीक है। इनको मिला के आप एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं। ये भी आपको तैयार करके देता है लिंकर। लेकिन इसके बाद और एक सॉफ्टवेयर हमारे पास आता है, वो है लोडर। वो इस फाइल को जो है एग्जीक्यूटिव फाइल को वो ही लोड करता है मैन मेमोरी के। इसलिए ये जो काम है ये लोडर का काम है, ये लिंकर का काम नहीं है। वो ही लोड करता है एग्जीक्यूटिव फाइल को मैन मेमोरी में, क्योंकि मैन मेमोरी में जब हमारा कोई टास्क होता है उसके बाद ही प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, उससे पहले प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। तो आपके करेक्ट ऑप्शन क्या बनते हैं? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर अभी भी आपको गड़बड़ लग रहा है, अगर अभी भी आपको कोई शक लग रहा है, वापस जाए उस लेक्चर में जहां पे मैंने इसको पढ़ाया है। बहुत ही आसान शब्दों में इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेमैन लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। तो लेमैन लैंग्वेज में इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद अगर आप नहीं समझेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो जाए, आप रटा ना मारे किसी चीज़ का, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी? ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के फादर किनको माना जाता है? ऑप्शन ए रिचर्ड स्टॉलमैन, ऑप्शन बी इज लाइनस टॉरवॉल्ड्स, ऑप्शन सी इज साइमन टिम क्रैनमर, ऑप्शन डी इज रॉबर्ट जॉस। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ OST यानी कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी?
देखिए लाइनस टोरवॉल्ड जो है इनको कहा जाता है पॉइनियर ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, पॉइनियर ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में। लेकिन अगर किसी शख्स को, ना ही जॉस रॉबर्ट जॉस कोई शख्स है, ना ही सिमन टिम क्रैनमर कोई शख्स है, ये मैंने खुद यहाँ पे नाम लिखे हैं, लेकिन रिचर्ड स्टलमैन जो है, दिस मैन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द सॉफ्टवेयर दैट्स ऑफर्ड फ्री बट मनी इज टू बी पेड फॉर एक्स्ट्रा फीचर्स। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हमें पहले पहले फ्री तो मिलते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर्स बाई करने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, तो उन्हें ऐसे सॉफ्टवेयर्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज प्रीमियम, ऑप्शन बी इज फ्रीवेयर, ऑप्शन सी इज शेयरवेयर, ऑप्शन डी इज बिगिनर वर्जन सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर को जो बिगनिंग में तो फ्री होता है, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर्स अगर हम लेना चाहेंगे उस सॉफ्टवेयर के, तो उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? देखिए मैंने ये सभी टर्म्स आप लोगों को क्लियर की थी। देखिए बिगिनर वर्जन सॉफ्टवेयर कोई ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप इसको कह सकते हैं ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिगिनर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको पहले पहले फ्री तो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 3 मंथ्स का ट्रायल पीरियड दिया जाता है, ठीक है, 3 मंथ्स तक आपने इसको इस्तेमाल किया, 3 मंथ्स के बाद अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा। बाबा यहाँ लंगर नहीं बट रहा है फ्री में, ठीक है, तो आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास है फ्रीवेयर, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो फ्री में अवेलेबल हो गए, लेकिन इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है फ्री में। याद रखना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर में वो यही फ़र्क है कि फ्रीवेयर में सॉफ्टवेयर तो फ्री होते हैं, लेकिन उसका सोर्स कोड फ्री नहीं होता, यानी कि आप उसको मॉडिफाई तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ्रीमियम हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आपने देखा होगा हमारे पास कोई पिक्चर एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है या फोटो एडिटर होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर में जब हम फीचर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, तो वहाँ पे आपको बताता है कि यू हैव टू पे फॉर दिस, आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह मांगता है, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम प्रीमियम कहते हैं, जहाँ पे कुछ फीचर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर्स लेना चाहेंगे तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा जनाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज। मैंने आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पढ़ाए हैं। इसमें से कौन सी एडवांटेज नहीं है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की? ऑप्शन ए इज सोर्स कोड इज फ्री टू मॉडिफाई, ऑप्शन बी इज ओपन सोर्स इज स्टेबल एज और लॉन्ग टर्म, ऑप्शन सी इज orphan softwares are developed to provide more freedom, ऑप्शन डी इज there is no vendor lock-in। आपने बताना है इसमें से कौन सी एडवांटेज नहीं है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी की या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। देखिए पहला ऑप्शन सोर्स कोड इज फ्री टू मॉडिफाई, ये तो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो गया कि हमारे पास फ्री ओपन सोर्स है, उसमें हम सोर्स कोड में चेंज भी ला सकते हैं। अगर चेंज एक्सेप्ट होगी उससे हम कहते हैं पैच, अगर रिजेक्ट होगी उससे हम कहते हैं फोक, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। लॉन्ग टर्म यानी कि स्टेबल है सॉफ्टवेयर, ये बहुत देर तक चलता है, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप इसको बहुत देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज़ नो वेंडर लॉक इन, आपको वेंडर्स वगैरह से जो है कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ऑर्फन सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड, जो ऑर्फन्स होते हैं ना, यतीम बन जाते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स, जिनको सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं एक बार बनाते तो सही हैं, लेकिन उसके बाद वो किसी और प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं, ये बेचारे ये सॉफ्टवेयर्स ऑर्फन हो जाते हैं, इनका ख्याल रखने के लिए कोई रहता नहीं है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम ऑर्फन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यह बहुत बुरी बात है, ठीक है, ये एडवांटेज नहीं है बल्कि ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता है। अगर आप वहाँ, अगर आपको कोई भी एरर वगैरह आता है वहाँ पे, या उसमें कोई बग वगैरह है, उसको रिमूव करने के लिए कोई बंदा मिलता ही नहीं है। सो दिस इज द डिसएडवांटेज बट नॉट द एडवांटेज। अभी तक 9 क्वेश्चन हुए, 9 में से अगर आपने 7 किए हैं तो बहुत ज़बरदस्त बात है, मैं बहुत खुश हूँ अगर आपने 7 किए अभी तक। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओपन सोर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। मैंने आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स बताए, कौन है ओपन सोर्स वेब ब्राउजर्स, कौन है ओपन सोर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, कौन है ओपन सोर्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स, वो सभी मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो वापस लेक्चर में जाएँ, या अगर नोट्स बनाए हैं तो नोट्स में फिर से देखें आप। तो हाँ, आपने बताना है यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है लेकिन जो अकाउंटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए इज इंग्रिस, ऑप्शन बी इज कंपेयर, ऑप्शन सी इज फ्री बीएसडी, ऑप्शन डी इज जोमला। आपने बताना है इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, ये मैं आपको यहाँ से एक हिंट देता हूँ, दीज आर ऑल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, बट आपने ये बताना है इसमें से अकाउंटिंग पर्पस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है।
तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे पास है जुमला, ये जो हमारे पास एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ERP, ठीक है। एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, कोई बड़ी एंटरप्राइज बिजनेस एंटरप्राइज के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह इंग्लिश जो है ये हमारे डेटाबेस के लिए इस्तेमाल होता है। FreeBSD जो है ये आपको याद ही होगा, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसलिए ये जो कंपेयर है, कंपेयर हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम अकाउंटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस नोट्स में मैंने बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मेंशन किए हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, कौन वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, कौन जो है वेब ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सभी चीज़ें वहाँ पर मैंशन की गई हैं। तो यहाँ पर आप याद रखें, अकाउंटिंग के लिए कंपेयर इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। फर्स्ट फ्री एंड द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप्ड वाज, पहला फ्री और ओपन सोर्स, ये फ्री भी है ओपन सोर्स भी है, ठीक है। हर फ्री सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स नहीं होता है, फ्री होता है आपको फ्री में मिलेगा भाई, ठीक है। यहाँ पे मुफ्त का लंगर बट रहा है, लेकिन इसका जो सोर्स कोड है इसमें आप एडिट नहीं कर सकते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, उससे हम फ्री कहते हैं। लेकिन ओपन सोर्स होता है, एक तो आपको फ्रीली अवेलेबल भी है, और उसके बाद क्या होता है, आप इसमें जो सोर्स कोड है उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो पहला कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आपने बताना है। ऑप्शन ए इज A2 सिस्टम्स, ऑप्शन बी इज प्रिस्मा, ऑप्शन सी इज गेट्सबाय, ऑप्शन डी इज लिब्रे ऑफिस। पहला आपने बताना है, हो सकता है ये सभी ओपन सोर्स हो, लेकिन आपने पहला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बताना है, ठीक है। तो पहला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है, अगर आपने अभी तक अपना आंसर सेलेक्ट किया है तो मैं आपको बताऊं, A2 सिस्टम्स, जो पहली बार यूनिवैक सिस्टम्स ने डेवलप किया था रेमिंगटन रैंड में, ठीक है। तो वहां पे इन्होंने ये A2 सिस्टम्स को पहली बार डेवलप किया था। सो दिस इज द फर्स्ट फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप्ड। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वन इन्फो वर्ल्ड्स बॉसिस अवार्ड फॉर 2020। मैंने आपको बताया ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे ग्रैंड अवार्ड, जिस तरह नोबेल प्राइज होता है हमारे कुछ सब्जेक्ट्स में, इसी तरह ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में एक ग्रैंड अवार्ड दिया जाता है, इसको कह सकते हैं आप ओलंपिक्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो वो है इन्फो वर्ल्ड बॉसिस अवार्ड। 2020 में किसके सॉफ्टवेयर को दिया गया है। ऑप्शन ए हसुरा, ऑप्शन बी इज ड्रूपल, ऑप्शन सी इज गेट्सबाय, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। आपने बताना है इनमें से किसको इन्फो वर्ल्ड बॉसिस अवार्ड मिला था, ठीक है। अगर आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो मैं आपको बता दूं कि हसुरा को मिला था इन्फो वर्ल्ड बॉसिस अवार्ड, ड्रूपल को भी मिला था और गेट्सबाय को भी मिला था। सो द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अगर आपने ऑप्शन डी मार्क किया है तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, ओपन सोर्स इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड बाय एरिक रायमंड एंड ब्रूस पेरेनिस इन द ईयर, ठीक है। ओपन सोर्स इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया था वो किया था, मुझे एक्चुअली ये दो नाम बताने थे, एरिक रायमंड एंड ब्रूस पेरेनिस, क्योंकि मैं डेट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। तो ओपन सोर्स इनिशिएटिव जो पहली बार दिया था वो दिया था एरिक रायमंड और ब्रूस पेरेनिस ने, कौन से साल में। ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी इज 1992। कौन से साल में ओपन सोर्स इनिशिएटिव एरिक रायमंड और ब्रूस पेरेनिस ने दिया था। तो वो साल था बहुत ही ज़बरदस्त साल, 1998 में इन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ओपन सोर्स इनिशिएटिव एरिक रायमंड और ब्रूस पेरेनिस ने। ये 13 क्वेश्चन है, आप अगर देखेंगे इसको कहीं पे भी मैच करेंगे आपको कहीं एक 13 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। एक क्वेश्चन मैं खुद सेट करता हूँ आपके लिए, ताकि आप लोगों को रिविजन हो जाए और आप लोगों को पता चले कि हमने ये सभी चीज़ें पढ़ी हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं और से उठाई है, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ रिवाइज करें एज मच एज पॉसिबल। 13 में से अगर आप लोगों ने 10 स्कोर किया, ठीक है, या 9 भी स्कोर किया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस की लेवल है थोड़ी सी अच्छी लेवल थी। तो मुझे बताएं कि आपने क्या स्कोर किया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। आपको लेक्चर मेरा पसंद आ रहा है, आपको ये मैं जो एफर्ट्स पुट ऑन करता हूँ, आपको नहीं पता है कि मैं कितने कामों को साइड में रख के आप लोगों के लिए MCQ सेट प्रिपेयर करता हूँ, क्योंकि मैं लिटरली चाहता हूँ कि आप में से हर एक बच्चा जो है वो सेलेक्ट हो जाए। अगर एक में नहीं सेलेक्ट होगा तो दूसरे में सेलेक्ट ज़रूर हो जाए, क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश है, इसलिए मैं दिलो जान लगाता हूँ इसमें। आप भी प्लीज़ मेरे साथ सपोर्ट करें, मेरे साथ जो है खड़े हो जाएं, सपोर्ट दें मुझे, ताकि आपकी सिलेक्शन हो जाए।
आपके घर वाले खुश हो जाएं तो मेरे लिए उससे बढ़कर कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए यहीं से आपसे इजाज़त लेते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में आपका स्कोर क्या रहा। आपसे यहीं पे इजाज़त लेते हैं, बाय।